आज आपके लिए शरदिंदु बंद्योपाध्याय द्वारा लिखित कहानी बहुरूपी। कहानी का मूल भाव बदले बिना कुछ जगहों पर भाषा में थोड़ा चेंज और सिंप्लीफाई किया गया है। कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं अमूल्या, पृथ्वी, बुरोधा और बुरोधा के मेहमान। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी बहुरूपी। अगर ये कहानी होती तो मैं कभी बिलीव नहीं करता, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये इंसिडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ था, इसलिए इसे हंसकर इग्नोर करने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि बुरोधा असल में इस घटना से क्लोजली इन्वॉल्व्ड था, फिर भी मुझे लगता है कि इतना बड़ा जुगाड़ उस जैसे झूठे के लिए भी इम्पॉसिबल है। पिछले विंटर में सडनली बुरोधा के दिमाग में जमींदारी का आइडिया आया। सिटी से 15 मील दूर बिहार के अक जगह, वहां की भाषा में जिसे देहात कहते हैं, उस दूर दराज गांव में बुरोधा के कुछ चावल के खेत थे। लंबे टाइम तक फौजदार सिंह नाम की एक सिसोदिया फैमिली के राजपूत इन सभी प्रॉपर्टीज की देखभाल करते रहे, लेकिन सडनली बुरोधा को सिसोदिया राजपूत की ऑनेस्टी पर डाउट हुआ और वो खुद ठंड में चावल काटने चला गया। 10 दिन तक उसकी कोई खबर नहीं मिली, जिसका हेल्थ हर शाम क्लब में बैठकर यूजलेस झूठी बातें किए बिना खराब हो जाता है। वो फ्रेंड्स के बिना उस गांव में इतने लंबे टाइम तक कैसे सरवाइव कर रहा था? ये सवाल हमें काफी कंफ्यूज कर रहा था। वह बुरोधा किसको झूठी कहानियां सुना रहा है? हमने सोचा था 2 दिन भी नहीं बैठेंगे कि वो भाग आएगा, लेकिन ये क्या, 10 दिन बीत गए, उसका कोई पता नहीं। उसके घर पूछताछ करने पर पता चला बुरोधा अपने गांव में मजे से दिन बिता रहा है और जल्दी घर वापस आने की कोई मान नहीं है। उसने लिखा, चावल काटना कितना ऑसम काम है। सुनकर हम शॉक हो गए। अमूल्या बोला, अरे राइस काटना सब बकवास है, समझ गया हूं। बरोदा की बीवी ने उसे घर से निकाल दिया है। बंगाली औरत है, लेकिन पेशेंस की भी एक सीमा होती है ना। जो भी हो, बुरोधा के बिना क्लब की शाम की मीटिंग्स बोरिंग और बेजान हो गई है। बुरोधा चाहे जितना झूठ बोले, वो एक ट्रू एंटरटेनर था। ये बात धीरे धीरे सब समझ गए। अमूल्या को देखकर लगा डिबेट करने के लिए एक ओपोनेंट के कमी से वो अंदर ही अंदर सूखता जा रहा है। आखिर 14वें दिन बुरोधा का लेटर आया। उसका नौकर रघुआ क्लब में चिट्ठी दे गया। क्लब के मेंबर्स को एड्रेस करते हुए बुरोधा लिखता है, दोस्तों, तुम लोग भूत या प्रेत पे विश्वास नहीं करते। मैं इमेजिनरी गोस्ट की स्टोरीज बनाता हूं, ऐसा तुम लोग बार बार कहते हो। मुझे लगता है तुम लोगों को विश्वास कराने के लिए डायरेक्ट एविडेंस चाहिए, इसलिए पूछता हूं, क्या आप अपनी आंखों से भूत देखना चाहते हो? अपने कानों से भूत की बातें सुनना चाहते हो? भूत से हाथ मिलाना चाहते हो? मेरे यहां आने के बाद मेरे घर में एक भूत से मेरी मुलाकात हुई है। बहुत ही फ्रेंडली आदमी है। हर रात देर तक हमारी बातें चलती हैं। वो तुम लोगों से मिलने को रेडी हैं। अगर तुम लोगों को डर ना लगता हो तो तुम लोग सब मिलकर यहां चले आओ। सिर्फ एक रात रहोगे तो तुम्हारी आंखों और कानों का जो झगड़ा चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। बताओ कब आ रहे हो? लेटर पढ़ने के बाद हम लोग सभी नई मिलकर ये तय किया कि अगले मंगलवार मैं, अमूल्या, पृथ्वी और चूनी, हम 4 लोग बिना किसी को बताए सीधा बुरोधा के अड्डा पर जाके हाजिर हो जाएंगे। क्रिसमस की छुट्टी आ रही है। चाहे भूत प्रेत से मिलने का महासौभाग्य ना भी मिले, लेकिन एक आउटिंग तो जरूर हो जाएगी और उस तरफ शिकार भी अच्छा मिलता है। प्लान के हिसाब से क्रिसमस के दिन हम चारों दोपहर लगभग 3:30 बजे
बस से उधर पहुंच गए। फिर पैदल चलना शुरू किया। धाक के खेत के किनारे जो पतली सी राह थी, उस पर चलना उनके लिए मुश्किल हो सकता है जिनको इस तारे चलने की आदत नहीं है। मतलब कभी कभी अचानक रास्ते के पास के झड़ी पर गिर के आराम लेने का मौका मिल सकता है। पर छोरो, ये 2.5 मील का सफर इतना लंबा लग सकता है, ये पहले कभी सोचा भी नहीं था। अमूल्य मजाक में बोला, शायद ये मिले भूतिया मिल है, तभी इनका आदि अंत दिख नहीं रहा। इस अलौकिक 2.5 मील के अंत में जब हम बरोडा के आश्रय पर पहुंचे, तब तक दिन का उजाला मुश्किल से रह गया था। चारों तरफ कोई मानव बस्ती नहीं थी। दूर में लपाता एक धाक के खेत के बीच में लगभग 1 बीघा जमीन थी। उसके एक छोर पर एक पुरानी ईंट की बनी हुई झोपड़ी, चारों तरफ छोटी सी वरांडा थी और ऊपर बिचाली का छत था। पहले तो कोई इंसान दिखाई नहीं दिया, इसलिए हम लोग सोचने लगे कि हम सही जगह पहुंचे हैं या नहीं। थोड़ा दूर एक कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ था, पूंछ लपेट कर सो रहा था। पास जाके देखा, वो बरोडा का कुत्ता खोकोस था। खोको से हमारी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन आज उसने कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। नींद भरी आंखों से एक बार देखा और फिर से पंजे के बीच मुंह चुपके सो गया। लेकिन बरोडा कहाँ है? घर के अंदर कोई रोशनी नहीं जल रही थी। इधर उधर देखने पर मैंने देखा कि बिचाली के एक ढेर के नीचे से एक प्राणी रेंगते हुए बाहर आ रहा है। धीरे धीरे वो शरीर सीधा करके हमारे सामने आके फौजी सलाम मार के खड़ा हो गया। पहले तो लगा शायद ये बरोडा का बचपन का किसी राजपूत वंश का सेवक होगा, लेकिन बाद में समझ आया कि ये कोई नेपाल से आया हुआ चंद्रवंशी क्षत्रिय है। शायद बरोडा नई चौकीदारी के लिए इसे रखा गया है। उसके शरीर पर खाकी यूनिफॉर्म था, पैरों में बूट, कमर में खुकरी, मतलब एकदम लड़ाई के पोशाक में। जब हमने उससे पूछा कि बरोडा ठीक है या नहीं, तो उसने अपनी चंद्रवंशी भाषा में कुछ बोला, जिसका हम एक शब्द भी नहीं समझ पाए। ठंडी में इतना लंबा सफर करने के बाद हम सब थक गए थे, तो बिना कुछ और बोले हम घर की तरफ बढ़ने लगे। चंद्रवंशी क्षत्रिय बिना कुछ बोले फिर से बिचाली के ढेर के अंदर चला गया। जहां हम थे वहां से घर लगभग 30 कदम दूर था। बरामदा समेत घर की बुनियाद जमीन से लगभग 2 हाथ ऊपर थी। बरामदे पर चढ़ते ही सामने एक दरवाजा था। मैं सबसे पहले ऊपर चढ़ा और जैसे ही दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, एकदम से चौंक गया। अंधेरे दरवाजे के मोहने पर कोई खड़ा था। अगले ही पल बरोडा जोर से हाँ पड़े, बोले, आओ आओ, बिना खबर दिए आए हो, मतलब तुम मुझे भरोसा नहीं करते? हम सब घर के अंदर घुस गए। बरोडा ने एक तेल का लैंप जलाकर टेबल पर रख दिया। अमूल्य थोड़ा नाराजगी भरे स्वर में बोला, अरे जब घर में ही थे तो जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? हम तो समझ रहे थे कि आप गायब हो गए। बरोडा बस मुस्कुरा दिए। अरे बैठो सब लोग, ठंड में तो कांप रहे होगे। चाय तैयार है, देता हूं। ये कहकर उन्होंने एक बड़े थर्मोस से गर्म चाय सबको देना शुरू किया। चाय पीते पीते मैंने बरोडा के घर को ध्यान से देखना शुरू किया। घर में कहीं भी प्लास्टर नहीं था। लाल ईंटों की दीवार, फर्श मिट्टी और गोबर से लिपा हुआ था। एक कोने में 4 पाइयों पर बरोडा का बिस्तर पड़ा था। दूसरे कोने में एक बड़ा लकड़ी का संदूक था, जिसके ऊपर चाय का सामान, स्टव और भी कुछ सामान रखा था। घर के बीच में एक लकड़ी की टेबल थी, जिसे घेर कर हम कुछ लोग बैठे थे। हल्का लैंप जल रहा था और हम सब चाय पी रहे थे। खुला दरवाजा से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। बरोडा ने जाकर दरवाजा बंद कर दिया और हमारे बीच आके बैठ गए। खुशी से दोनों हाथ रगड़ते हुए बोले, तो
मेरा घर कैसा लगा तुम लोगों को? घर तो था ही नहीं, सिर्फ 4 पुराने दीवार खड़े थे। मैं आके बिचली का छत लगा के इसे रहने लायक बनाया। और क्या, बुरा थोड़ी हुआ, काफी बढ़िया हो गया। दरवान तो हमेशा बाहर ही बिचली के छपर में रहते हैं, इस बार भी वहीं कर रहा है। लेकिन मैं भाई, मैं नहीं सह पाया। इसी वजह से एक रात नीचे जमीन पर सोया था। बाप रे बाप, क्या ठंडी थी। अभी तो घर के अंदर काफी ठीक लग रहा है। अच्छा बोलो, तुम लोगों को घर ठीक लग रहा है ना? हम सब ने गर्दा हिला के हाँ में जवाब दिया, लेकिन बरोदा ने ठीक बोल के क्या समझाना चाहा वो समझ नहीं आया। लेकिन जब से इस घर में कदम रखा है, तब से ही मेरे मन में जैसे कोई अटंग सी छाई हुई लग रही है। मन का वो हंसी मजाक का मूड जैसे कहीं खो गया हो। इस घर में क्या दिक्कत है वो तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे किसी अजनबी अंधेरी राह पर चलते हुए आंख और कान खुद ब खुद ज्यादा तेज हो जाते हैं, वैसे ही एक अलग सा और असंभव सा डर मेरे सभी इंद्रियों को कुछ ज्यादा ही सतर्क और जागरूक बना रहा था। चाय का प्याला नीचे रखते हुए अमूल्या बोला, तो फिर तुम्हारा वो भूत कहाँ है? बरोदा का मुस्कान धीरे धीरे गंभीर हो गया। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ देर के लिए अपने कान खड़े करके कुछ सुना रहा हो। फिर वो अमूल्या की तरफ मुड़ के थोड़ी सी उदासी भरी आवाज में बरोदा बोला, डरने की जरूरत नहीं, तुम उससे मिलोगे। ऐसे ही मैंने तुम लोगों को इतनी दूर से नहीं बुलाया है भाई। चुनी ने पूछा, कितने समय में उसका दर्शन हो जाएगा? क्या उसका कोई निश्चित आने का समय है? बरोदा बोला, नहीं, कुछ भी नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी पता नहीं कि वो किस रूप में आएगा। हम सब और करीब होकर बैठ गए। पृथ्वी हंसने की कोशिश करता हुआ बोला, वो कैसा होगा? बरोदा ने जवाब दिया, वो इंसान का रूप लेकर आता है, पर उसका चेहरा हमेशा एक जैसा नहीं होता। मतलब? पृथ्वी ने दोबारा पूछा। बरोदा थोड़ा शर्माते हुए बोला, अशरीरी आत्मा को शरीर धारण करने के लिए कुछ खास जादुई उपाय चाहिए होते हैं। उसका नाम विज्ञान की भाषा में प्लाज्मा है। अगर ये प्लाज्मा उसे सही मात्रा में न मिले तो उसका चेहरा थोड़ा अलग हो जाता है। अमूल्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तुम्हारी पुरानी थ्योरी है, पर तुम वो प्लाज्मा कहाँ से लाता है? बरोदा थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, शायद खोकोस के शरीर से। मतलब जब तक वो रहता है, खोकोस बेजान सा रहता है, ना हिलता डुलता है, ना भौंकता है। लेकिन सिर्फ प्लाज्मा की मात्रा के कारण चेहरे में इतना फर्क नहीं पड़ता। एक और वजह भी है। वो क्या है? हम सब ने साथ मिलकर पूछा। इच्छा। प्रेत चाहे तो चेहरा बदल सकता है, क्योंकि उनके शरीर के तत्व इंसान के शरीर के जैसे कठोर वस्तु नहीं होते। इस समय बरोदा को थोड़ा खास तरीके से देखा। इन कुछ दिनों में उसमें कुछ बदलाव हुआ लग रहा था। दूसरों की बातों पर विश्वास करने की हद को पार करके उसने अपनी खुद की समझ को और भी मजबूत कर लिया था। तर्क विज्ञान पर बहस करने का मन बिल्कुल नहीं था। सिर्फ चेहरे पर एक निश्चित खुशी थी। बरोदा के इस बदलाव ने मेरे मन की छाया को और गहरा कर दिया। पृथ्वी बोला, थ्योरी तो छोड़ो, अब घटनाएं बताओ। तुम्हारा उसके साथ रिश्ता कहां तक पहुंचा है? पहली मुलाकात कब हुई? मैं तुम्हें पूरा कहानी बताने का मौका देता हूं। शुरू करो। बरोदा थोड़ी मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा,
फिर से ऐसा लगा जैसे उसने अपने कान खड़े करके कुछ सुन रहा है। देखना, एक बात तुम लोगों को पहले ही बता दूं, अगर कभी तुम समझ जाओ कि वो आ चुका है तो डरना मत। डरोगे तो सब खराब हो जाएगा। हमने वारा किया, डरेंगे नहीं। ताब बरोदा ने बताना शुरू किया। पहली रात जब मैं इस घर में था मुझे कुछ समझ नहीं आया। दूसरी रात अचानक मेरी नींद टूट गई। मैंने सुना घर के अंदर कोई हल्की हल्की आवाज कर रहा था। दरवाजा बंद करके सोया था। सोचा सर्दियों में चोर घुस गया है। मेरे ताकिए के नीचे टॉर्च थी। मैंने जल्दी से टॉर्च जलाकर घर में छान मारी, लेकिन कोई नहीं था। फिर टॉर्च बुझाकर सोया। फिर से आवाज होने लगी। टॉर्च जलाई। ऐसे 3-4 बार हुआ। फिर मुझे समझ आया, मैंने अपनी जिंदगी इस बात के लिए समर्पित कर दी है, लेकिन तब भी मेरा दिल तेज धड़कने लगा। टॉर्च बुझाकर अपनी आवाज को संभलते हुए मैंने कहा, आप कौन है? मैं नहीं जानता, पर अगर कुछ कहना है तो मुझे बता सकते हैं। मुझे लगा कोई मेरा बिस्तर के पास आकर खड़ा है। फिर कुछ टूटे फूटे अस्पष्ट आवाज सुनी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, पर मेरे हाथ पैर ठांड से जम गए था। उसने धीमी मुस्कान दी, जैसे मेरी हालत समझ गया। उसकी हंसी सुनकर मुझे हिम्मत मिली, पर वो एक दरबारी नरम मुस्कान थी। मैं बोला, थोड़ा बैठिए, ऐसे खड़े क्यों हैं? आंखों से कुछ भी देख नहीं पाया। महसूस हुआ वो मेरी बिस्तर के पास बैठ गए हैं। फिर उन्होंने जैसे सांस लेते हुए कहा, मैं इस घर में रहता हूं। जब तक आप आए नहीं, मैं बात करने के लिए बेचैन था, पर आप डर रहे थे, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। मैं क्या कहूं समझ नहीं आया। वो बोलने लगे, मैं लगभग 25 साल से यहाँ हूं। मैंने एक घर बनाया था, फिर यहाँ मेरा देहांत भी हुआ। यहाँ महामारी आई थी। मुझे दफन करने के लिए कोई नहीं था। मेरा शरीर भेद दिए और कुत्तों ने कट कट के खाया। तब से मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। आप आए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। किसी से मिल नहीं सकता, बात करने का मौका भी नहीं मिलता। सब डर जाते हैं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ना ही हमारे पास कोई शक्ति है। बताइए क्यों सब डरते हैं? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता। इसे मैंने जवाब नहीं दिया। वे बोले, अगर मैं कभी कभी आकर आपसे बातें करूं तो आपको तकलीफ तो नहीं होगी? मैं बोला, नहीं, मैं खुश होऊंगा। वो भरी आवाज में बोले, धन्यवाद। अच्छा, अगर आप मुझे आंखों से देखोगे तो क्या आप बहुत डरोगे? सच्ची बोलूं, मेरा चेहरा कोई भयंकर नहीं है, बिल्कुल आम आदमी जैसा। दिल के अंदर से कुछ जोर से धड़क उठा। फिर भी मैंने कहा, डरो मत। वो बोले, तो फिर रोशनी जलाओ। मन को मजबूत करते हुए टॉर्च जलाया। एक पल के लिए उनको देख पाया। हमारे उम्र के एक युवा आदमी, मैला रंग, लंबे बाल, आंखों में जिज्ञासा, मेरी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल सदा और आम आदमी जैसा चेहरा। डरने की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बुद्धि और सोचने समझने में कोई फायदा नहीं हुआ। अंदर से सब कुछ डर से झिझकने लगा। वो रूप तुरंत गायब हो गया।
सुनाई दिया बाहर खोखो सो रोना जैसा आवाज में चीख रहा था। बरीडा चुप हो गया। मैं गहरी सांस लेकर बोला, फिर? बरूडा बोला, फिर पहले की तरह कान खड़े करके कुछ सुन रहा था। फिर हमारी तरफ मुड़कर जल्दी से बोला, समय खत्म हो रहा है। हाँ, फिर धीरे धीरे दर कम होने लगा। अब रोज आता है, बहुत बातें करते हैं हम लोग। वो तुम लोगों से मिलने को बहुत उत्सुक है, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं है। बरूडा अचानक मेरे तरफ हाथ बढ़ाया, कुछ समझे बिना हाथ मिलाया। बरूडा का अचानक यह व्यवहार, क्या वो हमसे विदा लेना चाहता है? अमूल्या बोला, लेकिन कहाँ? वो अभी तक दिखा नहीं है। बरूडा फिर बैठ गया, अपने चेहरे पर हाथ चलाकर बोला, शायद दिख गया हो, पर तुम लोग समझ नहीं पाए। इसी वक्त बाहर पांव की आवाज सुनाई दी। बहुत तेज कोई चाल के आ रहे हैं। हम सब चौंक कर सीधे हो गए। पांव की आवाज बरामदे पर आई, फिर बंद दरवाजे को जोर से नॉक करने लगा। दिल तेज धड़क उठा। हम सब बड़े आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। बरूडा के चेहरे पर एक धुंधला सा मुस्कान थी। बड़े बड़े आंखों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, समझ नहीं आ रहा क्या? मैं सिर्फ सिर हिलाया। बरूडा दुखहारी आवाज में बोला, अभी समझ जाओगे। दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन दरवाजे के उस पार क्या है? फिर जोर से दरवाजे में आवाज हुआ। बरूडा फिर आंखों के इशारे से मुझे दरवाजा खोलने को कहा। मैं भी कुछ अजीब सी हालात में, जैसे सपने में हूं, उठकर दरवाजा जोर से खोल दिया। हमें देखा। बरूडा जोर से दरवाजा ढकेलकर अंदर घुसा। बरूडा बोला, अरे तुम लोग आए, मैं एक काम से निकला था। हम सब बड़े हैरान होकर बरूडा की तरफ देखा। हम सब उसी वक्त पर मुड़ गए जहां बरूडा बैठा था, पर वहां वो नहीं था। चेयर खाली था। इसी वक्त बाहर बरूडा के कुत्ते ने रूठी हुई आवाज में लंबे समय तक चीख लगाई। बरूडा ने वो चीख सुनी, तेज नजरों से हमारी तरफ देखा, फिर भारी गराजने वाली आवाज में बोला, तो क्या हुआ? मेहमान ने अच्छी से खतीरदारी किया है ना? मैं दर्द से अपनी आवाज निकाल पाया। मेहमान की अंतिम संस्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन भाई, आज रात हम घर लौटेंगे। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का मजा ले सकें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आपका धन्यवाद।